So hi, hello, how are you all doing? I hope you are doing good, and in this lecture we are going to see immunity. तो हम इम्यूनिटी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इम्यूनिटी यानी क्या? तो कोई भी पैथोजन, अब हम ऐसे सराउंडिंग में रहते हैं कि हमारे आजू बाजू हर तरफ पैथोजन होते हैं, हर तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अब हमारे बॉडी में यानी होस्ट के बॉडी में, वो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, मतलब वो है पैरासाइट, हम है होस्ट। तो वो हमारे बॉडी में एंटर करके हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमें डिसीज कॉज करेगा, हमारे न्यूट्रिशन को वो खुद यूज करेगा, राइट। तो वो अगर खुद हमारे न्यूट्रिशन को यूज करेगा और हमें डिसीज कॉज करेगा, तो हम इतने तो ऐसे है नहीं कि शांत बैठ जाएंगे, हम भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो हमारे यानी होस्ट के बॉडी की फाइटिंग एबिलिटी, कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करने की जो एबिलिटी है, हमारी ओवरऑल एबिलिटी, उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। उसी को हम नाम देते हैं इम्यूनिटी हमारी। तो इम्यूनिटी मतलब क्या, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो कोई भी पैथोजन हमसे कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमारे बॉडी में कभी भी एंटर कर सकते हैं। हमें पूछेंगे नहीं वो कि हाँ भाई हम आए हैं कि आपके बॉडी में, हम वो कभी भी एंटर कर सकते हैं। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे हैं, तो उनसे लड़ने की जो हमारी एबिलिटी है, ओवरऑल एबिलिटी, वो होती है इम्यूनिटी। इसके बाद हम देखते हैं कि इम्यूनिटी होती है टू टाइप्स की, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हमारा काम है देखना इन्नेट इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक ओवरव्यू कि वो आफ्टर बर्थ हम एक्वायर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, हमारे अंदर वो पहले से नहीं होती है, वो हम आफ्टर बर्थ पूरे लाइफ टाइम में उसे एक्वायर कर रहे होते हैं धीरे धीरे, राइट। लेकिन जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो हमको बाय बर्थ मिली होती है, गिफ्ट ऑफ गॉड, राइट। तो हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी पहले से होती है, इनबॉर्न दैट इज कंजेनाइटल, मतलब बाय बर्थ हमारे पास वो होती है, वो नॉन स्पेसिफिक होती है। जैसे कि हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। क्यों स्पेसिफिक होती है वो? बिकॉज उसमें एंटीबॉडीज बनती है, और वो एंटीबॉडीज हर एक पैथोजन के लिए सेम नहीं होती है, अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज उसमें बनती है, इसलिए वो स्पेसिफिक होती है एक्वायर्ड वाली इम्यूनिटी। लेकिन नॉन स्पेसिफिक हमारी होती है इन्नेट इम्यूनिटी। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जो मैकेनिज्म है वो नॉन स्पेसिफिक, यानी अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग नहीं होती है, हर एक पैथोजन के लिए सेम होती है। इसके बाद हम आते हैं बैरियर्स। हम बोलते हैं ना कि अगर तुझे उसको कोई नुकसान पहुंचाना है तो मुझसे गुजर कर जाना होगा। हाँ, ये एक डायलॉग हम मूवीज में वगैरह देखते हैं। तो उसी तरह से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, उसी तरह से हमारी इम्यून सिस्टम होती है कि अगर इसको तुझे कोई नुकसान पहुंचाना है ना तो मुझसे गुजर कर जाना होगा। तो ये हर्डल बनकर, ऑब्स्टेकल बनकर, बैरियर बनकर काम करते हैं। तो ऐसे कोई बैरियर्स है क्या? तो हाँ, 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स है हमारे एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, और उन्होंने दिया हुआ भी है 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, लेकिन होते हैं 5 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। तो हम 5 टाइप्स के बैरियर्स देखेंगे। 4 हम पहले देख लेंगे जो एनसीईआरटी में है, और 5th वाले का हम एक ओवरव्यू ले लेंगे एक्स्ट्रा बोलकर, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4 टाइप्स ऑफ बैरियर में हम पहला वाला देखेंगे, दैट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या? तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन को एंटर करने से फिजिकली रोकेगा जो बैरियर, वो होगा फिजिकल बैरियर। फिजिकली मतलब उसको आने से ही रोकेगा, अंदर एंट्री ही नहीं करने देगा। तो इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले उससे गुजरना होगा, उस पैथोजन को अगर हमारे बॉडी में एंटर करना है तो पहले उस बैरियर से गुजरना होगा जो होता है फिजिकल बैरियर। तो ऐसा कौन सा होता है? तो अगर मेरे हाथ में यहाँ पर समझो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, होंगे ही बहुत सारे, होते हैं हर एक के पास। तो यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो एंटर नहीं कर पाएंगे ड्यू टू माई स्किन। तो स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। स्किन इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि एंट्री को प्रिवेंट करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को प्रिवेंट करेगा। तो स्किन होता है ये। और इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन, जो भी हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस से बनी हुई होती है। हम कोई भी फूड खा रहे हैं तो कोई भी फूड एब्जॉर्ब होता है, हम जो भी फूड खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब होता है। तो उसमें अगर पैथोजन है तो क्या वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा? नहीं, वो नहीं होगा। तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसके एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेगा।
तो ये होती है हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहली लाइन ऑफ डिफेंस, इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन भी और हमारी बाहर से स्किन भी, यानी आउटर मेम्ब्रेन भी, राइट। बस वो म्यूकस की नहीं है, थैंक गॉड। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हाँ हमारी सांसें चल रही है, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जी रहे हो ना, तो जो भी सांसें चल रही है तो बाहर के सराउंडिंग में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी अंदर जाते होंगे, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ है। तो इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन फुल्ली comes under the first line of defense, that is a physical barrier. तो या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट भी, राइट। तो यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो इंटरनली पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये भी हमें बचाएगा पैथोजन की एंट्री से। तो से थैंक्स टू आवर स्किन एंड टू आवर इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमें बचा रहे हैं इन सब पैथोजन से। हम कोरोना वायरस चलो उसके बारे में बात करनी बाकी है अभी। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हम देखते हैं कि जो सिक्रीशन है हमारे बॉडी के वो आते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे बॉडी में HCl सिक्रेट होता है तो बस पैथोजन आएगा तभी HCl सिक्रेट होगा, या कभी भी होगा? कभी भी नहीं होगा। हम जो भी चीज, कोई भी चीज खा रहे हैं तो सलाइवा सिक्रेट होता है माउथ में, स्टमक में HCl सिक्रेट होता है। तो सलाइवा अगर माउथ में सिक्रेट हो रहा है तो माउथ में सलाइवा में ऐसा कुछ डाल दो ना, ऐसा कुछ डाल दो जो वहीं पे किसी भी पैथोजन को मार देगा। तो एटलीस्ट किसी भी तो नहीं, एटलीस्ट बैक्टीरिया को तो मार पाए। तो लाइजोजाइम ऐसी एक एंजाइम हमारे सलाइवा में होती है जो बैक्टीरिया को वहीं पे मार देती है, वहीं पे बैक्टीरिया डीनेचर हो जाता है। सलाइवा माउथ में ही डीनेचर हो जाता है बैक्टीरिया। हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है हम खा रहे हैं तो माउथ में ही वो डीनेचर हो जाएगा ड्यू टू द एंजाइम लाइजोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। लाइजोजाइम क्या करेगा तो बैक्टीरियल वॉल को डिग्रेड कर देगा। बैक्टीरियल वॉल के डिग्रेडेशन से क्या होगा, वो बैक्टीरिया मर जाएगा, उसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए ये माइक्रोब की ग्रोथ प्रिवेंट करता है। कैसे? हम खा रहे हैं, कोई फूड जा रहा है तो HCl जो सिक्रेट हो रहा है स्टमक में, ऑब्वियसली हम कुछ भी खाए तो HCl सिक्रेट होता है। अब एसिडिक कंडीशन में किसी माइक्रोब की ग्रोथ नहीं हो सकती है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ को वो भी प्रिवेंट करेगा। कोई माइक्रोब जा रहा है फूड में तो वो वहीं पे मर जाएगा, वो मल्टीप्लाई तो होने की दूर की बात है, वो खुद भी वहीं पे मर जाएगा ड्यू टू द एसिडिक कंडीशन ऑफ स्टमक। फीवर आता है हमें, तो फीवर आना अच्छी चीज है या बुरी? इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज फीवर आ रहा है मतलब आपकी इम्यूनिटी काम कर रही है। अब कोरोना वायरस को ही देख लो, कोरोना वायरस कभी भी हाई टेम्परेचर पे नहीं जी पाता है, वो सरवाइव नहीं कर पाता है, उसको लो टेम्परेचर चाहिए। तो अगर हमारा हमें फीवर आ रहा है, इसका मतलब माइक्रोब को मार देने के लिए, माइक्रोब के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारी बॉडी ने टेम्परेचर को बढ़ाया हुआ है। तो फीवर इज अ गुड थिंग, इट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर दैट आवर इम्यूनिटी प्रोवाइड्स। लाइजोजाइम सलाइवा में जो हमने देख लिया, एंड टीयर्स ऑल्सो। अभी हम थर्ड बैरियर देखेंगे, दैट इज सेल्यूलर बैरियर्स। तो सेल्यूलर बैरियर्स को हम देखेंगे जिसमें हमारे आते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या है? हमने WBCs देखे हैं, ल्यूकोसाइट्स को हमने देखा हुआ है, WBCs जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में। तो उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ये काम करते हैं हमारा एज अ इम्यूनिटी बोलकर। इम्यून सिस्टम में ये ये वर्कर्स है सारे इम्यून सिस्टम के। कोई भी सिस्टम होता है उसमें वर्कर्स होते हैं जो वहां पर काम कर रहे होते हैं। तो इम्यून सिस्टम ने भी इन वर्कर्स को हायर कर रखा हुआ है। तो PMNL दैट इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जो कि न्यूट्रोफिल्स का ही नाम होता है, तो ये भी हमारे इम्यूनिटी में काम करते हैं। इम्यूनिटी एक कंपनी है ऐसा समझ लो, उसमें काम कौन कौन कर रहा है? तो ये सारे उसके वर्कर्स है, ये सारे उसके एम्प्लॉयज है। तो इम्यूनिटी ने इन सबको हायर कर रखा हुआ है। तो नेचुरल किलर सेल्स जो कि टी सेल्स के तरह काम करते हैं, परफोरिन प्रोटीन सिक्रेट करते हैं। तो ये टी सेल्स की तरह काम कर रहे हैं, टी सेल्स नहीं है, लेकिन नेचुरल किलर सेल्स जो है वो क्या करते हैं, वो परफोरिन प्रोटीन सिक्रेट करते हैं। अब परफोरिन प्रोटीन सिक्रेट किया तो जो भी पैथोजन उसमें पोर्स आ जाएंगे और वो बर्स्ट हो जाएगा, वो वहीं पे मर जाएगा, वो वहीं पे डीनेचर हो जाएगा। तो परफोरेशन बाय परफोरिन प्रोटीन।
अभी हम मोनोसाइट्स को देखेंगे तो मोनोसाइट्स में आते हैं हमारे मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स में कौन आते हैं? मैक्रोफेज। हमने मैक्रोफेज देखा हुआ है कहां पर? सेल में। तो सेल में मैक्रोफेज होता है, हर एक बहुत से टाइप के सेल में मैक्रोफेज होता है जो कि डिफेंस सिस्टम बोलकर, इम्यून सिस्टम बोलकर एक्ट कर रहा होता है। ये भी एक वर्कर है। तो ब्रेन में अगर मैक्रोफेज हो, में ब्रेन के सेल में अगर मैक्रोफेज हो तो उसे माइक्रोग्लिया नाम देते हैं। तो अलग अलग नाम देते हैं लेकिन वो है मैक्रोफेज ही, वो इम्यून सिस्टम में ही काम कर रहा है, वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ही प्ले कर रहा है। तो लीवर में अगर होता है तो हम उसे कफर सेल्स बोलते हैं, बोन में उसे हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, स्किन में उसे हम लैंगरहैंस सेल बोलते हैं, और लंग्स में उसे हम अल्वियोलर सेल और डस्ट, अल्वियोलर मैक्रोफेज और डस्ट मैक्रोफेज, अल्वियोलर सेल नहीं, अल्वियोलर मैक्रोफेज या फिर डस्ट मैक्रोफेज, जो डस्ट को बाहर फेंक देगा। राइट, तो डस्ट जाती है कोई भी तो छींक आती है, तो वो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो यहाँ पर क्यों नहीं लिया है? तो वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, डोंट थिंक अबाउट इट। सो हमें बस सिलेबस टू सिलेबस जाना है, बिकॉज हमें यहाँ पर कोई, हमें बस एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स इट। बाकी का बाद में नॉलेज लेते रहेंगे, पहले एग्जाम तो क्लियर कर ले। तो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज मोनोसाइट्स में काम करते हैं, जिसे हम मैक्रोफेज बोलते हैं, जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिसके अलग अलग नाम होते हैं लेकिन वो होते सेम ही है मैक्रोफेज। परफॉर्म करने वाला उनका फंक्शन सेम होता है, तो उसे अलग अलग जगह पे हमने अलग अलग नाम दिए हैं बस। तो बाद में हम फोर्थ बैरियर देखेंगे, दैट इज साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स में क्या होता है? तो साइटोकाइन इज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल, ये मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है। लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो ये मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है साइटोकाइन। तो ये इंटरफेरॉन प्रोटीन सिक्रीट करता है, कौन? इन्फेक्टेड सेल। जो भी सेल बैक्टीरिया से नहीं, सिर्फ वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो भी सेल इन्फेक्टेड है किससे? वायरस से, मतलब वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करेगा? सिक्रीट करेगा प्रोटीन जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन। वो इंटरफेरॉन जाएगा और किसको मैसेज देगा? नॉन इन्फेक्टेड सेल को, जो नॉर्मल सेल है जिसको किसी ने इन्फेक्ट नहीं कर रखा है, उसको मैसेज देगा कि यहां पर वायरस है, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये इंटरफेरॉन प्रोटीन सिक्रीट कौन करता है? इन्फेक्टेड सेल, और वो नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो इंटरफेरॉन दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल, ओनली वायरस एंड नॉट बैक्टीरिया, टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंटरफेरॉन ये प्रोटीन होता है, इसमें साइटोकाइन मैसेज होता है, मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद यहाँ पर हम फिनिश कर चुके हैं हमारा एनसीईआरटी का सेक्शन ऑफ इनेट इम्यूनिटी। लेकिन फिफ्थ टाइप ऑफ बैरियर होता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम एक ओवरव्यू उसका ले लेंगे, दैट इज इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इन्फ्लेमेशन होता है कहीं पे भी, हमें कोई इंजुरी हो जाए तो वो इंजुरी वैसी ही नहीं रहती है, वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन जो भी होता है फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल इंजुरी के अगेंस्ट, मतलब वो होता है, तो हमारा एक लोकल रिस्पॉन्स होता है, जनरल रिस्पॉन्स होता है लिविंग टिश्यू का कि वो इन्फ्लेमेशन कॉज करे इंजुरी के प्लेस पर। तो अभी इन्फ्लेमेशन तो हो गया, तो उसका डिफेंस में क्या रोल होता है? तो वहां पर जहां पर इंजरी हुआ है वहां पर कोई भी माइक्रोब की ग्रोथ हो सकती है, या वहां से कोई भी माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। तो वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो चीज नहीं होगी, वो चीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम आगे देखेंगे। तो वो एंट्री भी नहीं होने देगा बैक्टीरिया की, और इन्फेक्शियस एजेंट्स को स्प्रेड भी नहीं होने देगा। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक है आखिर किसके पास? इन्फ्लेमेशन के पास। इन्फ्लेमेशन के अंदर जो माइक्रोब की एंट्री भी नहीं होने देते, ग्रोथ भी नहीं होने देते। तो यहां पर हम देखते हैं रेडनेस, जहां पर भी इन्फ्लामेशन होता है वहां पर रेडनेस आता है, जिसे हम रूबोर बोलते हैं। वो क्यों होता है? तो ये ऐसी कोई वेसल होती है, अब ये नॉर्मल वेसल है, अभी क्या हो गया, इसमें डायलेशन आ जाता है, इस तरह का डायलेट हो जाती है ये वेसल। हाँ, और वेसो डायलेशन की वजह से क्या हो जाता है? रेडनेस वहां पर आ जाता है। राइट, इसके बाद आता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैलोर, जो कि फास्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। जहां पर भी इंजरी होगी वहां पर फास्ट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, उसके वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। अभी टेम्परेचर बढ़ गया तो वहां पर तो माइक्रोब की ग्रोथ हो ही नहीं सकती, तो ये चीज यहाँ पर आ गई। इसके बाद होती है स्वेलिंग, जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होता है वहां पर ट्यूमर होता है, यानी स्वेलिंग होती है।
तो इट इज ड्यू टू द इंक्रीज वेसल परमेबिलिटी, वेसल में परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसमें परमेबिलिटी बढ़ गई तो उसमें सब चीजें आ जाएंगी बाहर से, और वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इसके बाद पेन होता है वहां पर, जिसको हम डोलोर बोलते हैं। इट इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ इंजुरी टू न्यूरॉन। न्यूरॉन वहां पर जो होते हैं वो इंज्योर्ड हो जाते हैं, राइट, उसके वजह से वहां पर पेन होता है, न्यूरॉन के इंजुरी के वजह से पेन होता है। और एक चीज, जो डैमेज्ड सेल होते हैं वो कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं वहां पर, और उसके वजह से भी हमें पेन होता है। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट इनेट इम्यूनिटी। हालांकि हमारे सिलेबस में इन्फ्लेमेशन बैरियर नहीं था, लेकिन हमने उसे भी कंप्लीट कर लिया है, पता होना चाहिए हमें। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस थिंग्स। सो कफर सेल्स हमने लीवर में देखा है, जो कि मैक्रोफेज होता है। मैक्रोफेज किस तरह से एक्ट करता है, ये सब चीजें हम अलग चैप्टर में देखते हैं। दैट इज वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें हम देखते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू, एंड हाँ, यू मस्ट सब्सक्राइब। what else you can do? You can comment and you can do all that stuff, you know that drill, so you do that. Thank you.